छोटी मोटी बातें, फिर आते हैं अपन आगे डिवीजन एम फेज पर। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं बच्चों कल वाला। तो कल अपन ने सेल साइकिल वाला एक पॉइंट स्टार्ट किया था, और सेल साइकिल में अपन बता रहे थे कि भाई कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ सेल, उसको आप सेल साइकिल बोल देते हो, जिसमें सेल का ग्रोथ भी है और सेल की डिवीजन भी है। ग्रोथ होना है उसको आप उसको इंटरफेज बोलते हैं। ग्रो करेगी तभी तो सेल डिवाइड होगी, डिवीजन से पहले उसको ग्रोथ करना पड़ेगा, और हर वो चीज वो सिंथेसाइज करेगी जो डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड हो, आवश्यक हो, तो ग्रोथ करके देन फाइनली डिवाइड करती है। अपन ने बताया था कि पहले इंटरफेज, फिर बेटा जी एम फेज में दोनों आगे थे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आप न्यूक्लियस को डिवाइड करोगे और साइटोकाइनेसिस में सेल को डिवाइड कर दो। कैरियोकाइनेसिस में 4 थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। पहले अपन ने उठाया था इंटरफेज को। तो इंटरफेज के लिए हम बता रहे थे कि भाई 2 एम फेज के बीच का ड्यूरेशन, 2 एम के बीच कौन था? इंटरफेज था। इंटरफेज में बता रहे थे कि पहले इसको रेस्टिंग फेज मानते थे, माइक्रोस्कोप थे नहीं तो पता नहीं चला कि होता क्या है, तो प्रीवियसली इट्स कॉल्ड रेस्टिंग फेज। बाद में पता चला ये तो मोस्ट एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होती है। जब एडवांस माइक्रोस्कोप आया तो पता चला इसमें तो कई काम होते हैं। देन बेटा जी अपन ने कहा कि जो ड्यूरेशन है वो इंटरफेज में 23 आवर्स, बचे हुए 1 आवर्स किसमें लगते हैं? एम फेज में। तो ये 95% ऑफ टोटल सेल साइकिल और ड्यूरेशन का इसी के पास आता है। देन अपन ने कहा इंटरफेज में 3 नाम आगे थे, जीवन, गेप फर्स्ट या ग्रोथ, जिसमें आपको बताया था मैक्सिमम साइटोप्लाज्म की ग्रोथ इसी फेज में होती है। उसके अलावा मैक्सिमम साइटो ऑर्गेनल्स भी डबल होते हैं, क्योंकि डिवाइड करोगे तो सब में एक ही साइटो ऑर्गेनल तो जाएगा, डबल कर दो। इसके अलावा अपन ने बोला था प्रोटीन और आरएनए भी यही सिंथेसाइज होते हैं जीवन में। फिर बेटा जी इंपॉर्टेंट एक एस आ गई थी, एस माने सिंथेसिस। हमने डीएनए को डबल कर दिया था, और ये डीएनए एक्चुअल में कौन सा था? न्यूक्लियर डीएनए। हाँ, अगर साइटोप्लाज्मिक डीएनए की बात करूं किसी भी फेज में हो सकता है, बाकी न्यूक्लियर बेटा जी यही होगा। देन अपन ने बात की न्यूक्लियर के बाद बेटा जी इसी में एक हिस्टोन प्रोटीन की, जब डीएनए बन गया तो डीएनए से चिपकने के लिए क्या चाहिए? हिस्टोन भी इसी एस फेज में सिंथेसाइज होती है। फिर अपन आगे बढ़े थे, साइटोप्लाज्म तो सब में ही बढ़ेगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉमन होता है। फिर अपन ने G2 में आगे की, G2 में ट्यूबुलिन प्रोटीन जो माइक्रोट्यूब्यूल बनाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल से स्पिंडल फाइबर बनेंगे, वो इसका मेजर इवेंट था। देन आपको मैंने बताया था कि प्रोटीन सब में बनता है, और वैसे ही आरएनए और सभी में सिंथेसाइज होते हैं। सेल की ग्रोथ भी सब में होती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हाँ, रेप्लिकेशन एक स्पेशल फेज में होता है, और वो कौन सी थी? एस फेज। चलो उसके बाद बच्चों 2-3 पहले इसी में छोटी मोटी बातें, जैसे वो जी नोट फेज आती है, एक छोटा सा वर्ड लिखो, जी नोट और क्विसेंट फेज, शांत प्रवस्था। जी नोट अलग से बेटा जी इंटरफेज में चल रहे हैं अपन, जी नोट और क्विसेंट फेज, शांत प्रावस्था। जी नोट, जी जीरो, और क्विसेंट फेज, शांत प्रावस्था। ये देखियो क्या है, क्या है जी नोट फेज। तो बच्चों जी नोट फेज की बात करें उससे पहले उसी डायग्राम से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। कल जो अपन ने बनाया था शांत प्रावस्था, नाम ही देखो, शांत का मतलब, अब अपन ने कहा कि भाई सेल में, कल एक लाइन बोल रहा था मैं कि अगर 24 आवर्स में बेटा जी सेल क्या हो रही थी? डबल डिवाइड हो रही थी। तो हमने कहा था कि अगर पर डे 24 आवर्स में बॉडी की सारी सेल डिवाइड होती रहे तो हर दिन अपन क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा अपनी बॉडी की सारी सेल डिवाइड, जो रिक्वायरमेंट है वही सेल डिवाइड करेगी, बाकी सेल डिवाइड, तो क्या होता है ऐसा? कुछ सेल डिवाइड करती है, कुछ नहीं करती है बेटा जी। उसमें आप ऐसे समझेंगे, ये अपनी सेल साइकिल थी, इसमें हमने बोल दिया था ये यहां से ये ले लिया, ये आ गई थी G1, ये बेटा जी S और G2, फिर मान लो इसको अपन ने M से, जिसमें सारे साइटो और कैरियोकाइनेसिस सब आ गए। अब अगर सेल यहां से स्टार्ट की थी आपने, यहां से सुन लियो, ये कोई सेल थी, यहां आने के बाद साइज यहां तक सेल की साइज और बड़ी होगी। फिर कैरियोकाइनेसिस में यहां मान लो इसका हाफ पोर्शन क्या था? कैरियोकाइनेसिस, ये था साइटोकाइनेसिस। तो यहां सेल में न्यूक्लियस, और यहां से आते सेल भी क्या हो गई थी? डबल। ये तो था।
अब बच्चों देखियो, अगर बॉडी की सारी सेल, इस कंसेप्ट को समझियो कि अगर सारी सेल डेली डिवाइड करेगी 24 आवर्स में, तो हम पर डे डबल हो जाएंगे, तो फैलते गए, जबकि ऐसा होता नहीं। तो उसका मेन रीजन ये है कि आपकी बॉडी की सारी सेल्स सब डिवाइड नहीं करती, जिसकी रिक्वायरमेंट है वही डिवाइड करेगी। अब सारी डिवाइड नहीं करती तो कहां जाती है? तो उसका एक आंसर आ रहा है बेटा जी कि सारी सेल्स अगर डिवाइड नहीं करे तो कहां जाएगी? देखो अब यहां से मैंने स्टार्ट किया, कोई सेल ये है, अगर सेल इस साइकिल के अंदर एंटर कर जाए तब तो डिवाइड होगी, क्योंकि ये एम फेज है तो यहां डिवाइड होना ही होना है। यहां मैंने एक सेल ले ली, जब वापस घूम के आप यहां पहुंचोगे तो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 एंटर करेगी तो यहां घूम के आओगे तो वो 4 हो जाएगी। तो अगर सेल इस साइकिल में एंटर कर जाए तब तो बेटा जी डिवाइड होगी, क्योंकि ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन ही है। लेकिन बॉडी की बहुत सारी सेल्स इस साइकिल में एंटर बाहर निकल जाती है, साइकिल से बाहर आ गई। जैसे जीवन है, इस जीवन से वो सेल्स क्या आ गई? बाहर आ गई। तो जीवन से जो सेल बाहर आ गई वो जी नोट होती है, मतलब बॉडी की मैक्सिमम सेल इस जीवन से क्या निकल गई? बाहर निकल गई, मतलब वो आगे एम फेज में एंट्री, बिना एम फेज के सेल डिवाइड नहीं होती है। तो अगर हम डेली आपकी सेल बच्चों डिवाइड होने लग जाए, सारी सेल डिवाइड होने लग जाए, तो अपना डायमीटर हाईली इंक्रीज, पता ही नहीं चलेगा कितने फूल गए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि मैक्सिमम सेल जीवन से एग्जिट, बाहर निकल गई, बाहर आ गई, मतलब अब वो डिवाइडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। हाँ, अब इसमें दोनों बातें हैं। मान लो ये सेल बाहर आ गई, ये कोई सेल बाहर निकल गई, बाहर है तो डिवाइड, बाकी सारा काम हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिव है, एंजाइम वगैरह सब है, लेकिन डिवाइडेशन में पार्टिसिपेट कभी इच्छा हुई या जरूरत पड़ी कि भाई इस सेल को डिवाइड कराना है, डिवाइड करना, तो फिर घुस गई, बस अंदर घुस गई तो डिवाइड होना पड़ेगा, बाहर है तो बच गई, डिवाइडेशन से बच गई। तो बहुत सारी सेल इस साइकिल के बाहर निकल जाती है, बाहर निकलने को बोलते हैं एग्जिट, और जो एग्जिट कर गई वो कौन सी फेज में आ गई? जी नोट का मतलब वो डिवाइड नहीं होगी। हाँ, जब बच्चों बॉडी को रिक्वायरमेंट हो तब फिर से किस में आ जाएगी? और साइकिल के अंदर आ गई, मतलब यहां जाके क्या हो जाएगी? क्लियर? तो साइकिल के अंदर घूम रहे हो तो डिवाइड होना पड़ेगा, और जो सेल साइकिल के बाहर निकल गई वो डिवाइड नहीं होगी। तो हम डेली डबल नहीं होते, क्योंकि बेटा जी मैक्सिमम सेल इस साइकिल से बाहर आ जाती है, बाहर आ गई तो वो एम फेज में आएगी नहीं, बिना एम फेज के डिवाइडेशन नहीं होगा। हाँ, जरूरत पड़ी कि भाई आओ, जरूरत है हमें, आओ, तो ये सेल वापस आ गई। तो परमानेंट बाहर गई कि टेम्पररी? टेम्पररी। तो एक बहुत अच्छा लाइन आता है जो इस साल पहले क्वेश्चन भी आया था, सस्पेंड। इन सेल को क्या बोलेंगे? सस्पेंडेड सेल। सस्पेंडेड का मतलब होता ना, कई बार अधिकारियों को उसको सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करने का मतलब उसको नौकरी खत्म नहीं की है, टेम्पररी उसको सस्पेंड कर दिया। उसको खुद को वो सही है इस बात का प्रूव देना पड़ेगा, और जब वो कोर्ट उसको सही कर देगी तो वापस नौकरी में आ जाएगा, बहाल हो जाएगा। तो सस्पेंड करने का मतलब टेम्पररी कुछ दिनों के लिए बाहर कर दिया, जब हुआ बात सही साबित हुई तो फिर नौकरी में आ जाएगा। तो सस्पेंड होगी, जरूरत पड़ने के टाइम वापस आ जाएगी। तो जो सेल साइकिल के बाहर है वो डिवाइड नहीं होगी, और उसी को मैं कौन सी फेज बोलूंगा? जी नोट या क्वीसेंट फेज। ये कैसी है? शांत। शांत का मतलब डिवाइडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो इसमें अपन 2-3 लाइन बेटा जी जी नोट फेज में लिखेंगे, फिर आते हैं सस्पेंडेड वर्ड पे, सारी बातें बाद में डिस्कस करते हैं। तो जी नोट में यहां लिख लो, जी नोट, इसमें डिवीजन क्या होगा? एब्सेंट। जी नोट फेज में सेल डिवाइड नहीं करेगी, विभाजन अनुपस्थित होता है, जो जी नोट में आ गया वो सेल डिवाइड नहीं करेगी। डायग्राम पे बाद में आएंगे अपन। डिवीजन तो नहीं होगा, बट ये सेल बेटा जी मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है, उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, खाना पीना एंजाइम वो सब तो चलेंगे। उपापचयी रूप से सेल क्या रहेगी? सक्रिय। इन सेल, ये सेल डिवाइड नहीं करेगी, अनेबल टू डिवाइड। मेटाबॉलिकली अभी भी क्या है? एक्टिव।
और अब इंपॉर्टेंट लाइन बेटा जी, सस्पेंडेड और एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, कोशिका चक्र से इन्हें बाहर कर दिया जाएगा। एक्सपेंडेड और एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, हिंदी में लिखा ना, कोशिका चक्र से इन कोशिकाओं को बाहर कर दिया जाता है, इसलिए इनमें डिवीजन नहीं होगा। सस्पेंडेड और एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, तो कोशिका चक्र से क्या निकल गई। अब दोनों ऑप्शन थे बच्चों, है 2019 का ये क्वेश्चन, करेंगे सोल्व। वहां दे रखा है कि जी नोट फेज की सेल एग्जिट होती है कि सस्पेंडेड होती है। अब अलग अलग कोचिंग वालों ने अलग अलग आंसर दिए थे, एक डाउटफुल टाइप का क्वेश्चन था, आते हैं हर बार बायोलॉजी में एक आध ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके 2 आंसर सही होते हैं, लेकिन हमें वो देना पड़ता है बेटा जी जो ज्यादा सही हो, मोर प्रॉपर। दोनों ऑप्शन थे कि जी नोट फेज में सेल एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल और सस्पेंडेड फ्रॉम सेल साइकिल, दोनों ऑप्शन थे, लेकिन बेस्ट आंसर सस्पेंडेड। क्यों कहा था? सस्पेंड का मतलब परमानेंट नहीं, बाहर निकाल तो दिया लेकिन जरूरत हुई तो वापस ले आओ, तो सेल बाहर तो चली गई, लेकिन जब रिक्वायरमेंट होगी फिर से सेल साइकिल में एंटर कर जाएगी, एंटर करेगी तो सेल क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो सस्पेंडेड और एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, उसमें भी ज्यादा सही सस्पेंडेड, टेम्पररी। अगला देखो नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल है बेटा जी, कुछ इंपॉर्टेंट सेल के एग्जाम्पल, जैसे हार्ट, अपने हार्ट की सेल, नर्व सेल, हार्ट नर्वस सेल। एक एग्जाम्पल लिख लेना, परमानेंट सेल ऑफ प्लांट, परमानेंट सेल्स ऑफ प्लांट। ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखे हैं जो किसमें रहती है, जी नोट फेज में रहती है। हार्ट की सेल, नर्वस सेल, तंत्रिका कोशिका, और एक लिखना है बच्चों प्लांट की परमानेंट सेल। लिख रहा हूं अभी, मैंने बात कुछ थोड़ी की है, कुछ बताऊंगा अभी। देखो इसमें पहले एग्जाम्पल लिखो, हार्ट, नर्वस सेल और प्लांट की कौन सी सेल, परमानेंट समझ गए क्या, प्लांट की सेल मेम्ब्रेन वॉल में बताया था, सेल वॉल में पहले आई थी मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक रेगुलर डिवाइड होती रहेगी, और उसमें कौन सी सेल वॉल थी, पीछे का साफ है सारा सेल, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल थी इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब वो ग्रोथ करेगी, उसमें कैपेसिटी है, इलास्टिक कैपेबिलिटी, ग्रोथ की कैपेबिलिटी होती है। जब मेरिस्टेमेटिक कन्वर्ट इनटू परमानेंट सेल, परमानेंट सेल बनेगी तो प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिशेज, एक वर्ड आया था, गायब हो गई, तो उसकी जगह कौन आ गई, सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल कैसी होती है, हार्ड होती है, अब ग्रोथ नहीं होगी, तो सेकेंडरी सेल किसमें आ गई, परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक ही किसमें कन्वर्ट हुई, परमानेंट। अब सुनो, जो बात आपने अभी कही सही बात है, उसके लिए हम ये बोलेंगे हार्ट और नर्वस सेल, ये दो बच्चों, अब आपको पता है कि नर्वस सेल तो सर कभी आगे डिवाइड होती नहीं है, बिल्कुल सही बेटा जी, कभी डिवाइड नहीं होगी। हार्ट की सेल भी कभी डिवाइड नहीं, फिक्स हो गया, हार्ट जितना है उतना ही, अब कभी भी सेल डिवाइड नहीं करेगी। तो जी नोट देखना, सुनियो, जी नोट में सेल बाहर आई, ये मैंने एक सेल बाहर निकाल दी, ये सेल बाहर दी। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो हमेशा ही बाहर निकाल दिया, इसको देश निकाला दे दिया, समाज से बाहर गया, इसको वापस एक्सेप्ट नहीं है, तू बाहर ही रहे, देश निकाला है, ये तो चली गई बेचारी, परमानेंट बाहर चली गई, फिर से इसकी कभी एंट्री होगी नहीं। एक ऐसी सेल है जो बाहर तो गई लेकिन टेम्पररी गई, जब रिक्वायरमेंट होगी हम इसको वापस बुला लेंगे। तो ये जो हार्ट और नर्व है वो परमानेंट बाहर हो गए, अब कभी भी सेल साइकिल में एंट्री, तो नर्वस सेल होल लाइफ डिवाइड नहीं करती। तो हार्ट और नर्वस सेल के लिए मैं बताऊंगा, सुनो, इन दोनों के लिए वर्ड लिखूंगा, ये किसमें आ गए, परमानेंटली इन जी नोट फेज। परमानेंट का मतलब कभी भी जीवन में एंट्री नहीं करेंगे, जबकि प्लांट की जो परमानेंट सेल है, नाम परमानेंट है बच्चों, ये टेम्पररी अरेस्टेड इन जी नोट। हाँ, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, वापस एंटर कर जाएगी। आटा भी है वर्ड, ये डी डिफरेंशिएशन इन सेल्स में होता है। लिखो फिर वापस बात करते हैं इस चीज की।
घुसाओ कंसेप्ट दिमाग में। हालांकि दिमाग में घुसना थोड़ा मोटी बुद्धि है ना, दिमाग के ऊपर कई कवरिंग लगा रखी है तुम लोगों ने। पहले घने बाल आ गए, घने बालों में अगर बात फंसे तो फिर आपका स्किन आ गई, स्किन के नीचे फिर क्रेनियम आ गया, उसके नीचे फिर 3 लेयर आ गई, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पाइयामेटर। वहां तक बात पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है और फाइनली ब्रेन में घुस नहीं पाती है। ऐसा ही होता है क्या? और इधर कान से घुसाते हो तो सर बीच में डायरेक्ट वो ट्यूब जुड़ी हुई है हमारे, तो आई और गई, रुकी नहीं। भूल से रुक जाए तो ऊपर नहीं जाती, नीचे आती है तो मुंह से बाहर निकाल देते हैं, रखते नहीं दिमाग में, तो रेयरली घुसती है सर, कभी कभी गलती से चली जाती है, एक्सेप्शनली। तो इसमें देखिए बच्चों, मैं वापस इसकी बात करता हूं, लिख लिया आपने? प्लांट की कौन सी सेल? परमानेंट सेल। वो टेम्पररी किस में घुसी है? टेम्पररी का मतलब समझना ना, जब जरूरत पड़ी तो वापस ले लेंगे हम। ये दोनों परमानेंट घुस गई, अब कभी भी डिवाइड नहीं होगी। तो इसमें बेटा जी मैंने ये कहा कि जो कल इंटरफेस की बात कर रहे थे, उस कंसेप्ट को ऐसे समझ लो कि सर ने बोला 24 आवर में सेल डिवाइड होगी, तो अगर सारी सेल डिवाइड होगी तो पर डे हम डबल होते जाते, नहीं होता ऐसा। मैं तो कुछ एग्जांपल है वही बताएं, बाकी मैक्सिमम सेल आपकी सेल साइकिल से बाहर निकल जाएगी। जो बाहर आ गई वो डिवाइड तो वही करेगी ना, तो अंदर घूमे, सेल बाहर निकल गई। बाहर निकल गया तो मैंने बोल दिया सेल क्या कर गई? एग्जिट कर गई, सस्पेंडेड हो गई। और वो किस में चली गई? जी नोट में चली गई। जी नोट का मतलब क्विसेंट फेज, जो क्या है? शांत है, उसमें कोई डिवाइडेशन नहीं होगा, आराम से शांति से बाहर निकल के बैठ गई। अब इसमें डिवीजन नहीं है, बट मेटाबॉलिकली जिंदा तो है। जिंदा का मतलब उसमें क्या चल रहा है? हमने कहा था आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, फिर भी लिविंग है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिव है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है अंदर। सस्पेंडेड और एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, दोनों में से एक आंसर देना हो तो। सस्पेंड मैंने इसलिए बोला कि बाहर तो निकाल दी, जरूरी हुई तो मैं वापस भी ले आऊंगा। इसके बेस पर दो मैंने आपको बता दिए कि हार्ट और नर्वस सेल तो परमानेंटली बच्चों बाहर जाएगी, ये वापस कभी नहीं आएगी। और प्लांट की जो परमानेंट सेल नाम है इनका, वो टेम्पररी बाहर गई है, जब जरूरत पड़ी तो सेकेंडरी ग्रोथ में वापस आ जाएगी, डी डिफरेंशिएशन इनमें हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है उन सेल्स के जो किस में चली गई? जी नोट में। अब नर्वस सेल की जो बात कर रहे थे ना, थोड़ी सी बात में नर्वस सेल की बता भी दूं बच्चों। नर्वस सेल में क्या होता है? नर्वस सेल इसमें वो अरेस्टेड इन नर्वस सेल, वही अरेस्टेड इन जी नोट फेज, तो जी नोट फेज में अरेस्टेड हो जाएगा। अब इसमें कभी भी डिवाइडेशन नहीं होगा, वैसे ही पता होगा ही नहीं, डिवीजन कंप्लीटली एब्सेंट। तो अपनी तंत्रिका कोशिका में कभी भी डिवीजन नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं ना, ब्रेन की सर्जरी, ब्रेन का डॉक्टर, जो न्यूरो सर्जन होते हैं ना बच्चों, ब्रेन वाले, दिमाग वाले सर्जन, ब्रेन की सर्जरी सबसे टफ टिपिकल होती है, क्योंकि आपके ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन है। गलती से भी कोई न्यूरॉन कट हो गया ऑपरेशन के टाइम तो वापस फॉर्म, और मान लो न्यूरॉन आंख का है, दिखाई देना बंद हो गया, मान लो न्यूरॉन हाथ का है तो हाथ में मूवमेंट गई, क्योंकि न्यूरॉन वापस रिफॉर्म नहीं होंगे, बिकॉज वो किस में घुस गए? जी नोट में। और घुसे भी कैसे? परमानेंट घुस गए, वापस साइकिल में एंट्री नहीं लेंगे, और बिना साइकिल में आए डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो परमानेंटली अरेस्टेड इन जी नोट फेज में आकर रुक गए, और इनमें अब डिवीजन नहीं होगा। ऐसी हार्ट की बात करते हैं, क्लियर ये बात है? अब सुनो बच्चों, ये सारा खेल यहां जीवन से स्टार्ट हुआ है, जीवन। तो सेल डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी वो यहां क्लियर हो जाएगा जीवन में। जीवन उसको रखती है तो डिवाइड करेगी, जीवन ने बाहर निकाल दिया तो नहीं करेगी, जीवन पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने बोला था जीवन सबसे लॉन्गेस्ट फेज थी, कितना टाइम लग रहा था? 12 आवर। तो इसमें एक दो लाइन अपन लिखेंगे बच्चों, जीवन के लिए एक लाइन लिखो, उसी से फिर क्लियर करता हूं जी नोट कि जीवन फेज कंसिडर्ड एज डिटरमाइनिंग फेज, considered as a determining phase of cell division। हिंदी में अपन लिखेंगे कि जीवन प्रावस्था सेल डिवीजन के
जीवन प्रावस्था सेल डिवीजन का निर्धारण करने वाली प्रावस्था होती है। जीवन प्रावस्था कोशिका विभाजन को निर्धारित करने वाली प्रावस्था होती है। जीवन फेज कंसिडर्ड एज ए डिटरमाइनिंग फेज फॉर सेल डिवीजन। जीवन प्रावस्था कोशिका विभाजन का निर्धारण करने वाली प्रावस्था है। यही डिसाइड करेगी कि डिवीजन होगा या कैसे। या तो सेल को अपने पास रख ले, नहीं बाहर निकाल दे। पास रख ले तो डिवाइड करेगी, बाहर निकल गई तो नहीं करेगी। तो जीवन फेज बच्चों कंसिडर्ड एज डिटरमाइनिंग और डिसाइडिंग फेज फॉर सेल डिवीजन। तो कोशिका विभाजन का डिटरमिनेशन, निर्धारण कौन करता है? जीवन फेज करता है। कैसे? तो ये समझ लो, जीवन फेज है, जैसे मान लो कोई सेल है, जीवन फेज की सेल है बेटा जी, या तो डिसाइड होगी या तो डिवाइड होगी, डिवीजन होगा और नॉट टू डिवाइड। तो जीवन प्रावस्था की कोई सेल इधर डिवाइड और नॉट डिवाइड, या तो विभाजित होगी या तो विभाजन करेगी, या वो सेल विभाजन नहीं करेगी। कोई एक सेल है जो कौन सी फेज में है? जीवन में। या तो डिवीजन करेगी या तो दोनों में से कंडीशन है बच्चों। अगर डिवीजन करेगी तो बताओ, तो सेल को कहां रहना पड़ेगा? सेल साइकिल के अंदर। तो ये अगर डिवीजन करेगी इसमें बेटा जी सेल साइकिल क्या रहेगी? कंटिन्यू। इसमें कोशिका चक्र सतत रहेगा, कोशिका चक्र सतत चलता रहता है। अगर जो सेल डिवाइड करेगी वो सेल साइकिल को कंटिन्यू चलाएगी। एक बार सेल साइकिल की सीक्वेंस भी आ गई थी। कैसे सेल साइकिल कंटिन्यू कैसे चलेगा? जीवन, फिर आ गई एस, G2, M, बस M के बाद फिर से बस चलता रहेगा, हर बार डबल होती रहेगी। अगर ये साइकिल कंटिन्यू चल रही है इसका मतलब वो सेल उसके डिवाइड करने की मन में है, इसलिए उसने अपने आप को सेल साइकिल के अंदर रख लिया, बाहर जा ही नहीं रही है। तो अगर सेल साइकिल कंटिन्यू है मीन वो डिवाइड करेगी, इस साइकिल से चलती रहेगी बार बार। दूसरा बच्चों इच्छा ना कोनिकरण डिवाइड की करणों है, सम्मोमाया है, निकलो रे बाहर। तो वो बेचारी सेल साइकिल से कहां गई? बाहर आ गई। नॉट टू डिवाइड का मतलब ये एग्जिट और वही सस्पेंडेड फ्रॉम सेल साइकिल, ये सेल साइकिल से बाहर निकल जाएगी, कोशिका चक्र से बाहर आ गई बालकों, कोशिका चक्र से बाहर आ जाती है। दोनों लिखा हूं मैं बार बार वर्ड, फिर भी एक टिक लगाना हो तो सस्पेंड पे लगाओगे, जोड़ते तो वापस भी ला सकते हैं अपन। तो जीवन के अंदर की जो सेल है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो सेल डिवाइड करे, सीधी सी बात बच्चों, कुछ रटना नहीं है, सिंपल सी बात है। डिवाइड करे तो सेल साइकिल को कंटिन्यू रख लो, कंटिन्यू रख लो तो चलता रहेगा, बस डिवाइड होती रहेगी। अगर वो डिवाइड ना करे, जैसा कि मैक्सिमम सेल में होता है, क्योंकि अगर डिवाइड करोगे तो आप डबल हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो हम उसे सेल साइकिल से बाहर निकाल देंगे। बाहर निकलेगी कहां? जीवन से बाहर आएगी। अब बाहर निकलने के बाद ही क्या स्टार्ट कर देगी? इसी को अपन क्या बोलेगी? एंटर इन सेल साइकिल से तो बाहर निकल गई, लेकिन घुस किसमें? जी नॉट फेज में। जी नॉट प्रावस्था में प्रवेश कर जाती है, G0 बोल दो। जो सेल बाहर आ गई वो G0 प्रावस्था में प्रवेश कर जाती है, एंटर इन जी नॉट फेज। अब इसके आगे भी दो ऑप्शन है, या तो जी नोट में टेम्पररी आई है या इसमें रटना है। टेम्पररी आई है तो गुरुजी जब मन में है वापस आ जाओ, टेम्पररी है।
परमानेंट आ गई, अब वापस जीवन में एंट्री नहीं कर पाएगी। तो बस जो सेल साइकिल से बाहर निकली वो किस में आ चुकी है, जी नोट फेज में। तो हम हिंदी में लिख लेंगे जी नोट फेज में प्रवेश कर जाती है। मैंने एग्जाम्पल ऊपर लिखा दिए, नर्वस सेल, हार्ट और परमानेंट सेल ऑफ प्लांट। तो पहले मेरिस्टेमेटिक होती है, विभज्योत की कोशिकाएं, वही बेटा जी कन्वर्ट इनटू परमानेंट। चले आगे, चलो ये जी नोट फेज की बातें हुई। नेक्स्ट, अब एक बच्चों ये जी नोट फेज में पूछ लेते हैं, वो डायग्राम फिर से मैं बनाऊं, ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि आपने बोल तो दिया एग्जिट कर रही है कहां से, ये लो ये G1 S G2 और N, ठीक है। अब उसमें भी देखो एक बार बच्चों, ये ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ये भी ऐसे ही था, जी नोट में आ रही है, ये बनाया था मैंने, जी नोट से कहां से बाहर निकलेगी, G1 से। तो एक बार ये भी पूछा था कि सेल जो बाहर आती है, एग्जिट होती है सेल साइकिल से, वो कहां से बाहर निकलती है, ऐसे किसके एंडिंग में बाहर निकलती है। सेल जी नोट फेज में जो सेल जाएगी आफ्टर एंडिंग हो, किसके एंड में बाहर आएगी, एम के एंड में, G1 के एंड में। एम खत्म होती कौन है, और G1 से बाहर कौन आ गई। ये तो दिमाग में क्लियर है ना कि जो जी नोट बाहर आ रहा है वो कहां से आ रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि सेल डिवाइड करेगी या नहीं करेगी, उसको डिटरमाइन G1 करेगा। अगर G1 सेल को अपने पास रख ले तब तो वो डिवाइड करेगी, सेल को बाहर निकाल दे तो डिवाइड नहीं करेगी। ये डिसीजन किसका है, G1 का है। तो उसने ये पूछा था कि एग्जिट सेल साइकिल से बाहर किसके एंड में निकलेंगे, एम के एंड में। एम के एंड में कौन आ गई, G1, तो यहां निकल जाएगा। हाँ, कुछ बुक्स ये भी मानती है कि कुछ सेल्स G1 के लास्ट में आके बाहर निकलती, यहां भी एग्जिट हो सकता है और इस जगह से भी एग्जिट हो सकता है। लेकिन वही है, एक आंसर मेनली रखना हो तो हम किसके लिखेंगे, एंडिंग ऑफ एम से। ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको फिर से बता दूंगा। ये जी नोट, या अपन ने इसको क्या नाम दे दिया, क्विसेंट फेज। चलो 2-3 लाइन बच्चों मेंशन करते हैं क्वेश्चन के टाइप में, मैं आपको लिख दूं, ऐसे साथ लिख दो, मैक्सिमम सिंथेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म। आपको बताना है कौन सी फेज में, इंटरफेज की कौन सी में हो रहा है। आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, लिखते हैं 1 by 1। एमिनो एसिड synthesis of amino acid और हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के लिए अमीनो अम्लों का संश्लेषण, हिस्टोन प्रोटीन के लिए अमीनो अम्लों का निर्माण या तो संश्लेषण, सिंथेसिस, ये कौन सी फेज में होगा, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए निर्माण के लिए, डीएनए प्रतिलिपिकरण के लिए न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण, कुछ बोर्ड पे लिखे मैंने, एक लाइन में आप मेंशन करो, फिर इसके आंसर लेते हैं आप। एक दो लिखूंगा, ये लिखो पहले, कल जो आया था उसी में से थोड़े से मोल्ड होके वैसे से क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला, मैक्सिमम सिंथेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म, हिंदी में लिखा सर्वाधिक कोशिका द्रव्य का संश्लेषण। वैसे तो तीनों में होता है, लेकिन मैक्सिमम एक आंसर देना हो तो G1, सर्वाधिक मात्रा में कोशिका
द्रव्य का संश्लेषण, सर्वाधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य का संश्लेषण। एक आंसर देना हो तो बेटा जी अपना गया जीवन। जीवन में होगा। अगला क्वेश्चन वेट कर रहा है आपका। आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज जीवन में होता है ना। अब अगले ने दे दिया आपको जीवन Hg2 ओल। तो प्रोटीन तो आपने ओल बता दिया था कि प्रोटीन जीवन में भी बनता है। S में हिस्टोन बन गई थी और G2 में ट्यूबुलिन बन गई थी। आरएनए भी समय बनता है क्या? जीवन में आरएनए बना था। अब यहां थोड़ा सा दिमाग भी लगा लो, है अपने पास, मानते हो ना। कभी कभी यूज भी कर लेंगे अपन उसको, कभी कभी। ज्यादा मैं जोर नहीं डालूंगा दिमाग पे, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। बच्चों प्रोटीन आपने बोल दिया सब में बन रहा है। प्रोटीन बनता किससे? आरएनए से। तो आरएनए भी बनेगा ना। तो प्रोटीन से पहले आरएनए, आरएनए से कौन बना? प्रोटीन। तो अगर ओल, ये ओल ही कंफ्यूज करता है और ज्यादातर बच्चों ओल ऑफ दीज है, तो अगले ने ओल ऑफ दीज दिया ही इसीलिए ना। क्या आंसर क्या जाएगा? मोस्ट ऑफ प्रोबेबल। ज्यादातर केस में ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में तो भी नहीं। अगर थाना आप सुन रहे हो तो आप की पटिक लगाया होगा ऑल ऑफ दीज में। 90 मोर देन 95% वो सही जाएगा। ऑल ऑफ दीज वाला तुक्का सही बैठ जाता है। तो अगले ने या तो ऑल देना ही नहीं था, एक देता तो मैं टिक लगा देता जीवन। ऑल ऑफ दीज दे दिया तो बच्चों प्रोटीन सब में बन रही थी, लेकिन प्रोटीन बन किससे रही है? आरएनए से। तो यहाँ एक मेज द कॉलम का क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT 2015 में। अच्छा क्वेश्चन था। उसमें एक साइड में जीवन ऐसे फेज के नाम दे दिए थे, मेज द कॉलम। एक साइड कॉलम में लिख दिया था आरएनए सिंथेसिस, सामने थी G2। तो उस आरएनए सिंथेसिस को किससे मैच किया? G2 से। तो वहां पर सोचे आंसर ने तो जीवन में लिखाया था, G2 में भी होगा, S में भी होगा, क्योंकि प्रोटीन बनेगी किससे? हाँ, तो आरएनए प्रोटीन। अगर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो तो आप ये करो, ये नहीं हो तो मैं किसको करूंगा? जीवन को। नहीं हो तब बात आएगी जीवन की। अगला का दो आंसर करूंगा जीवन। क्यों जीवन? काहे को जीवन बोला रे? हिस्टोन प्रोटीन के अमीनो एसिड का संश्लेषण। अब हिस्टोन कौन है? प्रोटीन है। प्रोटीन है तो किसकी बनी है? एमिनो एसिड की। अब हिस्टोन प्रोटीन बनती कब है? S में। और उसे बनाने वाला एमिनो एसिड, अरे एमिनो एसिड तो पहले ही बन गया ना। जीवन में एमिनो एसिड आ गए, वही एमिनो एसिड S में आकर क्या बना देंगे? बस। तो बनाने से पहले तैयारी तो पहले करनी पड़ेगी। तो तैयारी हमेशा एक स्टेज पहले। तो हिस्टोन प्रोटीन पूछे तब तो S, इसे बनाने वाले एमिनो एसिड उससे पहले जीवन में। तो हिस्टोन प्रोटीन बनाने वाले एमिनो एसिड कब बन गए? वो जीवन में बन गए, ताकि S में आते आते वो एमिनो एसिड क्या बना दे? बना दे प्रोटीन। न्यूक्लियोटाइड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? याद आएगा न्यूक्लियोटाइड? याद नहीं है तो अब आएंगे याद। ये लिखा है ऐसा कुछ लिखवाया था हिस्टोन प्रोटीन में। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट डी लगा दिया तो डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डी लगाने का मतलब किसके? डीएनए के। तो डीएनए बनाना आपको बताया था न्यूक्लिक एसिड में 3 चीजें थी, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस 2 थे, प्यूरिन, पाइरिमिडीन। एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से, साइटोसिन जुड़ेगा ग्वानिन से। एक में डबल बॉन्ड था, एक में ट्रिपल बॉन्ड। तो डीएनए रेप्लिकेशन S में, लेकिन रेप्लिकेशन के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो जीवन में है। तो इसका भी आंसर बेटा जी क्या जाएगा? जीवन फेज। भी जीवन फेज में होता है। तो न्यूक्लियोटाइड बने जीवन में। जैसे ये बता दिया मैंने, फिर आगे उस गोले पे आ गया वो, ये रहा। इसको ऐसे ही सीधा ही समझ लो बच्चों। यहां डीएनए कहां बना? S में। हिस्टोन S में। मुझे डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए? एक डीएनए से दूसरा बनाना है। तो डीएनए बनाने के लिए इसका रॉ मटेरियल बच्चों क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। हिस्टोन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड यहां बन गए। अब इसी एमिनो एसिड से कौन बन गया? हिस्टोन। और न्यूक्लियोटाइड से कौन बन गया? डीएनए। तो इन्हें बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो तो पहले ही बनाना पड़ेगा ना। वो जीवन में बन गया ताकि S में डीएनए और कौन बन सके? हिस्टोन बन सके। अब मैंने एक चीज लिखी है, केवल एमिनो एसिड नहीं पूछा आपसे। एमिनो एसिड कहां बने? तीनों में बनेंगे, तीनों में प्रोटीन है। वो एमिनो एसिड कब बनेगा जो क्या बना है?
हिस्टोन बनाने वाला अमीनो एसिड कब बनेगा? G1 में, क्योंकि हिस्टोन बेटा जी S के अलावा और कहीं नहीं बनेगी। क्लियर बात है? तो एक बार देख लियो इन चीजों को। इसी से आ जाता है घूम फिर के कि सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्म G1, आरएनए प्रोटीन सब में नहीं हो तो G1, हिस्टोन बनाने वाले अमीनो एसिड G1 और डीएनए रेप्लिकेशन में काम आने वाले न्यूक्लियोटाइड भी G1। न्यूक्लियोटाइड से ही आगे कौन बनेगा? डीएनए बनेगा। चलिए बच्चों, इंटरफेस उसकी अलग अलग स्टेज अपन ने डिस्कस कर ली, G1, S और G2। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन डिवीजन फेज की बात करेंगे। अगली हेडिंग डाल दो, एम फेज और डिवीजन फेज। विभाजन प्रावस्था। अगली हेडिंग डाल दी, एम फेज और डिवीजन फेज। इसको बोला जाएगा विभाजन प्रावस्था। एम फेज और डिवीजन फेज, विभाजन प्रावस्था। अब यहां अपने को सेल क्या कर देनी है? डिवाइड कर देनी है। इसमें दोनों बता दिए थे मैंने, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। पहले डिवीजन फेज के लिए 2-3 लाइन लिख लो। पहला, एम फेज और डिवीजन फेज में फर्स्ट ही बेटा जी ड्यूरेशन, अवधि 1 घंटे बताया था क्या? इसकी जो ड्यूरेशन है बेटा जी वो तो लिख लो 1 आवर। सारा तो इंटरफेस ले गया था, बचा हुआ 1 घंटा इसको मिला था। एम फेज में क्या होगा? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन होता है। एम फेज में कोशिका विभाजन संपन्न होता है। कोशिका विभाजन संपन्न होता है। ड्यूरेशन अपन ने लिख दिया 1 आवर। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, इसमें कोशिका विभाजन की क्रिया संपन्न होती है। अगला, इसी को बेटा जी बोला जाता है मोस्ट ड्रामेटिक फेज। मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। कोशिका चक्र की सबसे नाटकीय प्रावस्था। सब ज्यादा नाटक इसी में होते हैं, ड्रामा। मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल, कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय प्रावस्था। ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। नाटक किस बात के लिए? हाँ, ड्रामा की तरह कोई चीज कभी आ रही है फिर जा रही है, मतलब बार बार अपीयर और डिसअपीयर। जैसे स्टार्ट में क्या आएगा? प्रोफेज, अभी इसको ऐसे समझ लो, पीछे कई बार बता ही दिया। अब तक जो क्रोमेटिन थे बच्चों, अब तक जो क्रोमेटिन था वो प्रोफेज में क्या बना देगा? क्रोमोसोम। ध्यान आया? सेल डिवीजन हुआ तो जो धागा क्रोमेटिन था अब इससे क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। और जैसे ही लास्ट स्टेज आएगी टीलोफेज, वापस क्या बन गया? याद आई क्या बात? हमने कहा कि जो क्रोमेटिन था वो यहां क्रोमोसोम, और लास्ट में आते आते वापस से तो कभी क्रोमोसोम आ रहा है फिर गायब हो रहा है, नाटक से हो रहा है। इसी में यहां ये क्या थी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां वो डिसअपीयर, फिर से आ गई, हटना वापस आना, ऑर्गेनल्स गायब हो गए फिर आ गए, तो बार बार नाटक जैसी स्टेजेस इसमें आती है। तो सबसे ज्यादा ड्रामेटिक फेज किसको कहा गया? एम फेज को, बिकॉज ऑर्गेनल्स डिसअपीयर भी होंगे और रीअपीयर भी होंगे, गायब भी होंगे फिर से आ जाएंगे। सो इट्स कॉल्ड ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। तो ड्रामेटिक फेज इसलिए बोला, नाटकीय प्रावस्था क्यों बोलते हैं उसका रीजन भी बच्चों लिख लो। उसका रीजन ये है, कारण, बिकॉज क्या होगा? डिसअपीयर एंड reappear of cell organelles and chromatin fibers, nuclear membrane, सब कंपोनेंट। इसको हमने ड्रामेटिक फेज इसलिए बोला बिकॉज बच्चों हिंदी में हम लिख लेंगे
कोशिकांग, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपीयर का मतलब विलुप्त होना व पुनः आना। कभी गायब, कभी फिर से आगे नाटक हो रहे हैं। सो इट्स कॉल्ड मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। क्रोमोसोम के नाटक होते हैं, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। तो हमने कह दिया कि यहाँ सेल ऑर्गेनल डिसअपीयर भी होंगे और रीअपीयर भी होंगे, अलग अलग फेज में अलग अलग होंगे। सेल ऑर्गेनल गड़बड़ करेगा, कभी क्रोमेटिन चला गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चले गई, तो कोशिका और क्रोमेटिन का विलुप्त होना व वापस से अपीयर होना, ये किसमें संपन्न होगा? एम फेज में। एम फेज की अलग अलग स्टेजेस में। एम फेज को दो पार्ट में डिवाइड किया था, दोनों पार्ट लिख लो, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। एम फेज के दोनों पार्ट बेटा जी, फर्स्ट लिख लो कैरियोकाइनेसिस, किसी को डिस्कस करेंगे अभी। दूसरा आएगा साइटोकाइनेसिस। एम फेज में दो वर्ड आ गए, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बच्चों न्यूक्लियस का डिवीजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का विभाजन, इसी की बात करेंगे। इसकी स्टेजेस को अपन समझ लेते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो पहला कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें बेटा जी वही चारों फेज में लिख रहा हूं, सीक्वेंस में लिख लेना आप। प्रोफेज पूर्वावस्था, इंग्लिश में याद रख लीजिए। मेटाफेज मध्यावस्था, एनाफेज और टीलोफेज अंतावस्था। तो कैरियोकाइनेसिस जो है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, उसकी बेटा जी चार अलग अलग स्टेज सीक्वेंस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, इस सीक्वेंस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब देखो इन तीनों में बच्चों प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट है, एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट है। अगर कैरियोकाइनेसिस में आपको सबसे बड़ी प्रावस्था पूछे तो प्रोफेज, और सबसे छोटी एनाफेज। तो प्रोफेज में लिख लेना लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे लंबी प्रावस्था है, जबकि एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट या तो छोटी प्रावस्था है। तो इन चारों के लिए बच्चों लाइन अपन मेंशन करेंगे, पहले लिखना। साइटोकाइनेसिस में कुछ नहीं हो तो अलग से पढ़ेंगे अपन, यहाँ पर इसी की बात करेंगे, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कॉल्ड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का विभाजन। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये लॉन्गेस्ट आ गई, ये सबसे शॉर्टेस्ट आ गई। अब इन चारों में स्टडी तो माइक्रोस्कोप से पॉसिबल है। फिर एनसीडी लाइन थोड़ी सी अपन समझते चले बच्चों। एनसीडी लाइन देखो क्या कहती है, उससे पहले क्वेश्चन भी मैं थोड़ा सा बता दूं। प्रोफेज, मेटाफेज, ये जो अपन डायग्राम में बार बार समझ रहे थे, वो डायग्राम पे जाता हूं, देखना कहां गया, ये इस डायग्राम में बच्चों ये रहा एम फेज, ये एम है, ठीक है। एम को भी अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था। मान लो ये तो कौन सी है, और ये मान लिया मैंने कैरियोकाइनेसिस। कैरियो में बेटा जी ले लो, मान लो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ऐसे होगी, ठीक है। अब जब आप माइक्रोस्कोप से इसको देखते ना, सुनियो, माइक्रोस्कोप से बच्चों जब देखेंगे तो ये पूरी सेल साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलती रहती है। तो हमें एक्चुअल में ये नहीं पता चलेगा कि कब प्रोफेज खत्म होगी, कब मेटाफेज चालू होगी, कब मेटाफेज खत्म होगी, कब। बस साइंटिस्ट आइडिया ही लगाते हैं कि अब प्रोफेज खत्म हो चुकी है और मेटाफेज, मान लो अपने को तो आइडिया आपने बताया था, यहाँ ये कौन है, क्रोमेटिन है। वही चीज यहाँ नहीं, दिमाग में एक बार फिट कर लेना, मैंने कई बार कहा, वही बातें घूम फिर आएगी। ये
जब तक धागे दिख रहे हैं मतलब क्रोमेटिन है, इंटरफेज ये। धागे से धीरे धीरे धागा कंडेंस हो गया, कंडेंस होकर उसने एक ऐसी स्ट्रक्चर बना दी, वो क्रोमेटिड और क्रोमोसोम। तो धागे कंडेंस होना स्टार्ट कर दे, धागे इकट्ठे होना स्टार्ट कर दे, मतलब कौन चालू होगी? प्रोफेज चालू हो गई। वो इकट्ठे हो गए, क्या बनने लगे? क्रोमोसोम। हल्के हल्के क्रोमोसोम दिखने लगे। वो क्रोमोसोम जब थिक हो जाए, मोटे ताजे, एकदम क्लियर विजिबल, तब हम बोल सकते हैं कौन आ गई? मेटाफेज। इसलिए तो बोलते हैं क्रोमोसोम की स्टडी मेटाफेज में, ठीक है। वही क्रोमोसोम फाइनली सेंट्रोमियर से डिवाइड हो गए। एक से कितने बन गए? जब दो आ जाए तो हम बता सकते हैं क्या आ गई। और वही क्रोमोसोम फिर धागे बन गए, तो कौन आ गई? टेलोफेज। मतलब एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इनको डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं कि कब प्रोफेज खत्म हुआ, कब मेटाफेज चालू हो गया, कब खत्म हुआ, कब एनाफेज। एक आइडिया सा लगा लेते हैं कि जब तक धागे दिख रहे हैं तब तक तो इंटरफेज, धागे कंडेंस होना स्टार्ट हो गए तो क्या चालू हो गई? प्रोफेज। वो क्रोमोसोम क्लियर हो गए, ठीक हो गए, मोटे ताजे हो गए, मतलब मेटाफेज। फिर क्रोमोसोम सेपरेट हो गया तो एनाफेज, फिर से धागे बनने लगे, टेलोफेज। तो क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है उसी से अपन आइडिया लगाएंगे कि कौन सी फेज चल रही है। अगर क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हुए, प्रोफेज, क्लियर दिखे, मेटाफेज, डिवाइड हो गए, एनाफेज, फिर धागे बन गए, टेलोफेज। तो ये एक आइडिया लगा लेते हैं। सब आइडिया किसकी स्ट्रक्चर से लगेगा? क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम के बिहेवियर से। तो एक लाइन बच्चों यहां आती है एनसीईआरटी की, इसी पॉइंट से अपन क्लियर करते हैं। क्या लाइन ये है? इन चारों में लाइन लिखियो कि देयर आर नो क्लियर कट, देयर इज नो क्लियर कट लाइन ऑब्लिक बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। देयर इज नो क्लियर कट लाइन और बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस। हिंदी में लिख लेंगे, विभिन्न या इन प्रावस्थाओं के मध्य, इन प्रावस्थाओं के मध्य स्पष्ट बाउंड्री, सीमा, स्पष्ट सीमा या स्पष्ट विभेदन नहीं होता है। There are no clear cut line और बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस। इन चारों की बात कर रहा हूं मैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इन चारों प्रावस्थाओं के बीच में कोई क्लियर कट लाइन या बाउंड्री नहीं है। मैं ये नहीं बता सकता कि यहां एग्जैक्ट प्रोफेज खत्म हो गई है, अब इस लाइन के बाद कौन चालू होगी, नहीं बता सकता। वो कंटिन्यूअस चल रही है, चलती जा रही है। एक आइडिया सा लगा लेंगे कि धागे दिख रहे हैं तो प्रोफेज है, धागे इकट्ठे हुए मतलब प्रोफेज है, क्लियर हुए तो मेटाफेज है, क्रोमोसोम सेपरेट हुए एनाफेज है, फिर से धागे बन गए तो टेलोफेज है। तो देयर इज नो क्लियर कट लाइन और बाउंड्री बिटवीन अबोव स्टेजेस। तो हम इनके बीच में स्पष्ट विभेदन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उसका रीजन आ गया, बिकॉज सेल साइकिल इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों नहीं? बिकॉज cell cycle for division is continuous process। क्योंकि कोशिका चक्र या विभाजन सतत प्रक्रिया है, क्योंकि कोशिका चक्र या विभाजन एक सतत प्रक्रिया होती है। इसलिए बेटा जी दो स्टेज के बीच में प्रॉपर डिफरेंस या क्लियर कट लाइन, बिल्कुल स्पष्ट लाइन नहीं होती। हम नहीं बता सकते कहां प्रोफेज खत्म हो रहा है, कहां मेटाफेज स्टार्ट हो रहा है, कहां प्रोफेज कंप्लीट हो रहा है, कहां मेटाफेज स्टार्ट हो रहा है। लाइन है वो अपने को आनी चाहिए। देयर इज नो क्लियर कट लाइन और बाउंड्री बिटवीन अबोव स्टेजेस। उपरोक्त अवस्थाओं के मध्य कोई स्पष्ट विभेदात्मक लाइन या रेखा नहीं होती। क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन क्या है? रुकेगा ही, चलता रहेगा, तो हम इसको स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। अब चलो पहली स्टेज पे आते हैं। फर्स्ट हेडिंग डाल दो, प्रोफेज। क्या क्या होता है प्रोफेज में, क्या मेजर इवेंट्स है बच्चों प्रोफेज के, उसकी अपन बात करें। फर्स्ट आप हेडिंग डाल दो, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? फर्स्ट प्रोफेज, पहले मैं दो डायग्राम से इसको समझाता हूं कि कैसे अपने को इसमें डिफरेंस करना है।
प्रोफेज या पूर्वावस्था। तो बच्चों जो कैरियोकाइनेसिस की पहली स्टेज है वो कौन है? प्रोफेज है। फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक द्रव्य विभाजन की पहली प्रावस्था। सबसे लॉन्गेस्ट आपको बताई दी थी। फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक द्रव्य विभाजन की प्रथम प्रावस्था। फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। अब देखना, पहले मैं 2 डायग्राम बनाता हूं बच्चों, उससे अपन एकदम क्लियर कर लेंगे कि प्रोफेज में कौन कौन सी सिम्टम या इवेंट संपन्न होती है, या तो साथ साथ आप इसको पहले बना लो। 2 डायग्राम से अपन क्लियर करेंगे। ले लेते हैं अपन अपना गोला, मेरा कलर ले लिया अपन ने व्हाइट। पहला बच्चों एक डायग्राम ये बना लो, यहां एक गोला दूसरे कलर से बना लेते हैं। एक बना लिया येलो, छोटा बड़ा बन गया। दोनों स्टेज पहले वाले डायग्राम में बच्चों लिखे ना, ये इंडिकेट करेगा अर्ली प्रोफेज। ये वाला अपन शो करेंगे लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, 2 पैरेलल में बना लियो बिल्कुल एकदम क्लियरली। क्या क्या चेंजेस आते हैं? बोतल का ढक्कन को यूज नहीं करेगा। हाथ से बना मेरी तरह गोला, हम ही मिलेगा आपको। हाथ से बोली, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, हेक्सागोनल है, चपटा है, क्या है? ऐसी शेप बनाओ जिसको हम कोई नाम दे सकें। सर ने मछली बनाई, मैंने मगरमच्छ बना दिया, ऐसा नहीं है। बोला है क्या? चलो, अर्ली का मतलब बच्चों प्रोफेज के बिल्कुल स्टार्ट में, ये प्रोफेज के लास्ट में। लेट प्रोफेज मतलब अंतिम प्रावस्था प्रोफेज। इसमें ये अपना था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन थी डबल, बीच में आगे थे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच कौन होती है? भूल गया मैं तो, ER होती है। हाँ, कौन से वाली? SCR नहीं होती? अच्छा, वो भी होती है। यहाँ बना लें छोटी स्ट्रक्चर। ये क्या मान सकते हो? वॉल्यूम। ठीक है, चलो अब तक तो याद है तुम्हारे, खुश हुआ। इसको इस सेल में कितने सेंट्रियोल होने चाहिए? अकल तो आती, लेकिन धीरे धीरे। 4 होंगे ना, 2 डिप्लोसोम। क्यों? क्योंकि आप प्रोफेज में आयो, एस फेज के जीवन के बाद आयो। एस फेज में सेंट्रियोल क्या हो रहे थे? डबल, मतलब 2 के कितने हो गए थे? 4। 4 हो गए थे। चार हो गए तो 4 इसमें बना लेते हैं। तो ऐसे ही हम मान लो क्या बन गया?
कलर कलर ये इसमें अपन ने ये आगे क्रोमेटिन फाइबर और कुछ क्रोमेटिन फाइबर के ये बेटा जी पहला डायग्राम, फिर अपन आते हैं दूसरे डायग्राम बनाओ, फिर एक साथ इसको क्लियर करते हैं क्या क्या चेंजेस बच्चों इसमें आते हैं। ये ऐसे सेंट्रियोलर दो सिलिंड्रिकल, ये इससे रेज निकली हुई है, इन रेज को ही बोलते हैं एस्ट्रल रेज। धागे दिख रहे हैं तो समझ जाना क्रोमेटिन है। दूसरा डायग्राम, ये सेकंड डायग्राम, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, डबल लेयर होती है, यहां डिसअपियर होते ही क्लियरली विजिबल कौन आ गए, क्रोमोसोम। ये इसमें आ गए दो अलग अलग पोल। बनाना, फिर इसी दोनों स्टेजेस को अपन क्लियर करते हैं। ये है ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर एनवेलप मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, इन्हें बेटा जी बोल देंगे एस्ट्रल रेज। दोनों एक बार बनाइए, इसी दोनों डायग्राम से प्रोफेज की ये दो सिलिंड्रिकल तो दिख रहे हैं ना, तो वही के सेंट्रियोल है, इसके चारों तरफ रेज किरणों जैसी स्ट्रक्चर निकली है, दैट्स कॉल्ड एस्ट्रल रेज।
बन गया। फटाफट बनाओ, उसको क्लियर करते हैं बस कि अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, फाइनली बच्चों लेट प्रोफेज में क्या होता है। दोनों डायग्राम आपको बता देंगे कि क्या क्या चेंजेस आ रहा है प्रोफेज में। आपने को ये पता है कि अलग अलग स्टेज में कोई वैसे क्लियर कट डिफरेंस नहीं होता। स्पिंडल फाइबर, सर्कुतंतु, सर्कुतंतु बोला था, इसके बने थे बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल, जो खुद किसकी बनी थी, ट्यूबुलिन प्रोटीन। बन गया सबका। अब एक बार आओ, थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट करके सुनते हैं। पहली स्टेज ढंग से समझ लो, बाकी सारी क्लियर हो जाएगी। अब बच्चों अपन ने डिवीजन स्टार्ट किया है, सेल ने डिवीजन स्टार्ट किया है। अब डिवीजन स्टार्ट वही है, तो प्रोफेज अर्ली का मतलब स्टार्ट। G2 खत्म हुई, G2 खत्म होती कौन चालू होगी, अभी स्टार्ट ही हुई है, तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में आपको अभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, जबकि हम कहते हैं कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो लास्ट, प्रोफेज के लास्ट तक आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, हटना चालू हो जाएगी। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कौन थे, क्रोमेटिन थे, धागे हैं तो समझ जाओ क्रोमेटिन है। और ये मैंने बनाया इस क्रोमेटिन के ऊपर न्यूक्लियोलस, दिख रहा है न्यूक्लियोलस, ये क्रोमेटिन। क्या सब पे न्यूक्लियोलस होता है, 13, 14, 15, 21, 22, जिनमें NOR न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, उसमें से कोई एक मान लिया। ये धागे क्रोमेटिन, ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये ER, गोल्जी बोर्ड, सब है, सब दिख रहे हैं आपको। एक नॉर्मल सेल है, अभी प्रोफेज स्टार्ट हुआ ही नहीं है, चेंजेस आने स्टार्ट होंगे। अब एक काम की चीज बच्चों, ये सेंट्रियोल, मैं पहले केवल इन दो की बात कर रहा हूं, दो सेंट्रियोल है, दो की चार, चार, दो और दो चार, चार इस नॉर्मल सेल में दो ही होते हैं, लेकिन हमें पता है सेल डिवाइड करेगी तो हमने G1 में ऑर्गेनल्स को डबल कर लिया था, सेंट्रियोल S में डबल हो गए थे, तो आपके पास 4 सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल से क्या होता है बच्चों, सेंट्रियोल के चारों तरफ जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन ऐसे रेज लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। सेंट्रियोल के चारों रेज बन गई, इन रेज लाइक स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला, एक्स्ट्रल रेज, यहां भी बन गई, यहां भी बन गई। ध्यान से सुनना, इनमें से कुछ रेज जो है वो अपने, क्या गया भाई, कुछ रेज अपने साइज में क्या कर लेगी, ग्रो, ये ग्रोथ करके आपस में कनेक्ट हो जाएगी। इन बड़ी हुई रेज को हमने क्या नाम दे दिया, स्पिंडल फाइबर, सर्कुतंतु। मैंने क्या कहा, देख लो इसमें क्लियर है, ये दो सेंट्रियोल, टोटल कितने हैं, 4। पहले वो सेल में यहां है, इनके चारों तरफ कौन सी प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, उसने रेज बना दी। रेज को मैंने क्या कहा, एस्ट्रल रेज। कुछ रेज ने साइज में ग्रो किया और आपस में ये कनेक्ट हो गई, दैट्स कॉल्ड स्पिंडल। तो ये कौन है, सेंट्रियोल, ये स्पिंडल फाइबर, ये एस्ट्रल रेज। इन तीनों स्ट्रक्चर को कंबाइन अपन एक नाम देंगे। तो जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तो ज्यादा कोई चेंज नहीं है, इंटरफेस की तरह ही है। आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्रोमेटिन दिख रहा है, कुछ क्रोमेटिन पे न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है, ER भी दिख रहा है, गोल्जी बॉडी भी दिख रही है, और यहाँ सेंट्रियोल के साथ ये स्पिंडल फाइबर भी दिख रहे हैं। अब बच्चों जैसे जैसे प्रोफेज आगे चलेगी, अब मेजर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। पहला चेंजेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गई, इसलिए हम डिवीजन के टाइम न्यूक्लियस की स्टडी नहीं करते, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, हटना चालू होगी। डॉटेड लाइन का मतलब हट रही है। धागे जो थे, क्रोमेटिन थे, वो बच्चों यही इसी जगह ये जो क्रोमेटिन है, ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, क्रोमोसोम में। धीरे धीरे इनसे क्या बन रहा है, क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गया, ये क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर बन गई। यहां आते आते वो क्लियर क्या बन गए, क्रोमोसोम। तो प्रोफेज के लास्ट तक आते आते देखना ये धागे गायब हो गए और उनकी जगह कौन आ गए, धागे माने क्रोमेटिन डिसअपीयर, कौन अपीयर, क्रोमोसोम। पहली चीज, न्यूक्लियोलस दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो देखना इस डायग्राम में क्या क्या प्रोफेज में गायब हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, और ये क्रोमेटिन डिसअपीयर। क्रोमेटिन क्या हो गए, कंडेंस होके क्या बन गए, क्रोमोसोम। न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, ER डिसअपीयर, गोल्जी बॉडी सब गायब हो गए। मतलब अब डिवीजन स्टार्ट हो गया, कोई ऑर्गेनल्स अपने को दिखाई नहीं देगा। मेन ये 4 गायब होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी,
ER और न्यूक्लियोलस, चारों लेट प्रोफेज तक आते आते गायब। दूसरा मेन चीज, इन किनारों को मैंने पोल बोल दिया, पोल हो गए, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ध्रुव है। अभी तक सेंट्रियोल कहां था? लगभग बीच में था। अब बच्चों कौन कनेक्ट हो गए? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर की साइज बढ़ती रहेगी, स्पिंडल फाइबर बढ़ेंगे तो सेंट्रियोल को धक्का देंगे। ये सेंट्रियोल मान लो इधर जा रहा है बेटा जी, इधर धक्का लगा, इसको इधर धक्का लगा, सेंट्रियोल धक्का लेते लेते स्पिंडल फाइबर से किस तरफ आ गए? पोल की तरफ आ गए। ये बीच में धागे कौन है? स्पिंडल फाइबर। तो सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स पोल, दोनों सेंट्रियोल पोल पर आ गए। यहां अब वो स्पिंडल फाइबर बन गए। यही फाइबर मैंने बताया था इससे जुड़ेगा सेंट्रोमियर से, और कुछ स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को ऊपर ले गए और कुछ किधर ले जाएंगे? नीचे की ओर। तो फिर से सुनो, प्रोफेज को हमने दो फेज में डिवाइड कर लिया, अर्ली स्टार्टिंग, और वो उसके बाद में कौन चालू हो जाएगी? मेटाफेज। तो इनिशियली बच्चों कुछ ज्यादा चेंजेस अपने को देखने को नहीं मिलते, वैसे ही इंटरफेज की तरह ही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी है, क्रोमेटिन भी है, कुछ क्रोमेटिन पर क्रोमोसोम न्यूक्लियोलस भी है। क्रोमेटिन धीरे धीरे क्या हुए? कंडेंस हुए, और क्या बनने लगा? क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर बनने लगी। ER दिख रही है, गोल्जी बॉडी भी दिख रहा है। उसके अलावा सेंट्रियोल कितने दिख रहे हैं? 4। उनके चारों तरफ रेज लाइक स्ट्रक्चर, एस्ट्रल रेज। कुछ एस्ट्रल रेज अपनी लेंथ को बढ़ा लेगी, बढ़ाने के बाद क्या कहलाएगी? स्पिंडल फाइबर। अब जैसे जैसे प्रोफेज का एंड आता रहेगा, तू कहां बीच में से आ गया? जैसे जैसे प्रोफेज का क्या आता रहेगा? एंड आता रहेगा, हम उसको बोल लेंगे अब मेन डिवीजन के सिम्टम आ गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, ER डिसअपियर, गोल्जी बॉडी गायब, न्यूक्लियोलस गायब, क्रोमेटिन कंडेंस होकर धीरे धीरे क्या बनने लग गया? क्रोमोसोम। प्लस सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स पोल। तो सेंट्रियोल पूरी तरह से कहां आ गए? पोल पर आ गए, और बीच में कनेक्ट करने वाले स्पिंडल फाइबर जो बने हैं किसके? ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर? अब इन इवेंट्स को बेटा जी अपन कुछ लाइनों में लिख लें, क्या क्या चेंज आते हैं वो देखो, समझ रहे हो ना? तो सारा खेल इसी का है, इसी में देखिए। आगे चलो, एक दो लाइन इसमें लिखते रहो, प्रोफेज में क्या क्या होते हैं, कॉमन ही लिख रहे हैं अपन, अर्ली लेट के जरूरत नहीं, कॉमन लाइन अपन मेंशन कर रहे हैं। पहला मेन इवेंट तो ये हो गया बच्चों, प्रोफेज के टाइम देखना, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। ये लो, तो क्रोमेटिन तंतुओं का क्या स्टार्ट हुआ? संघनन। क्रोमेटिन तंतुओं का संघनन प्रारंभ होता है, स्टार्ट हो गया बच्चों कंडेंसेशन। कंडेंस का मतलब साथ आना स्टार्ट हो गए, इनिशिएशन बोल सकते हो इसको, इनिशिएशन ऑफ, ठीक, इनिशिएशन कंडेंसेशन समझना। तो क्रोमेटिन फाइबर का क्या स्टार्ट हो गया? कंडेंसेशन। वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए, मतलब धीरे धीरे किसका रूप ले लेंगे? क्रोमोसोम का। अगला सेकंड बेटा जी इवेंट, इसको ऐसे लिख सकते हो कि क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस और अनटेंगल्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम मटेरियल अनटेंगल होके क्रोमोसोम बनाता है, इसको हिंदी में लिखूं मैं, गुणसूत्रीय पदार्थ। अनटेंगल्ड का मतलब, टेंगल क्या होता है? उलझना। हाँ, मैं ऐसे फंसा, टेंगलिंग नहीं बोले, फंसरी, और खोलना अनटेंगल। टेंगल फंसाना, घुमा दियो, फंस गई, गांठ लगी, कैसे खोले, ये टेंगल होता है। इसको सुलझा दिया, अनटेंगल। तो अभी तक क्रोमेटिन के धागे थे, थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, याद करो ऐसे क्रोमेटिन बनाए थे आपने। इसको मैंने बोला था क्रोमेटिन का नेट, बोला था उलझे हुए थे सारे, अब धीरे धीरे खुल के अलग अलग क्या बना देंगे? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम मटेरियल, ये देखो बच्चों, क्रोमोसोम मटेरियल का मतलब कौन? क्रोमेटिन, जो क्या बनाएगा? क्रोमोसोम।
वो कंडेंस हो गया या तो अनटेंगल, सुलझ करके उसने क्या बना दिए, क्रोमोसोम बना दिए। तो गुणसूत्रीय पदार्थ, ओहो शुभ संकेत नहीं है भाई, गुणसूत्रीय पदार्थ इसमें लिख दो संघनित या अनटेंगल, सुलझ कर या सुलझ कर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, मतलब ओपन होके खुलकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। जब मैं लाइन रीडिंग लगाऊंगा तो ये वर्ड वहां आएंगे तो अपने पहले ही क्लियर हो जाए कि क्रोमोसोम मटेरियल का मतलब कौन, क्रोमेटिन। कंडेंस संघनित हुआ, संघनित का मतलब इकट्ठा, दो अलग, इसको कंफ्यूज मत करिए बच्चों। इकट्ठा का मतलब वैसे मोटा हो रहा है, फूल रहा है, उलझ नहीं रहा है, मोटा हो रहा है। और यहां जो उलझे हुए वो एक तरह से क्या हो गए, अनटेंगल, सुलझ के वो क्लियरली क्या दिखाई देंगे, क्रोमोसोम, गुणसूत्र बनना स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग लेट प्रोफेज, प्रोफेज के अंत में आते आते 4 इंपॉर्टेंट चीजें डिसअपीयर हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा जी। कौन कौन, न्यूक्लियर, मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस, ये चारों बेटा जी क्या हो गए, डिसअपीयर हो गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ड्यूरिंग लेट प्रोफेज, प्रोफेज के लास्ट तक आते आते 4 मैंने इंपॉर्टेंट नाम लिखाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हिंदी में केंद्रक झिल्ली, ईआर गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस को बेटा जी मैं बोल दूंगा केंद्रिका। ये चारों क्या हो गए, डिसअपीयर हो गए। ये लेट प्रोफेज में होता है, प्रोफेज के अंत में, प्रोफेज के अंत में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी बॉडी एंड न्यूक्लियोलस बेटा जी क्या हो चुके हैं, डिसअपीयर, गायब हो गए। और दूसरी एक और काम की चीज, सेंट्रियोल पे क्या असर पड़ रहा है, सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स होल, सेंट्रियोल किधर चले गए, होल की ओर चले गए। सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स होल, सेंट्रियोल जो है वो पोल या ध्रुवों की ओर गति करते हैं, टुवर्ड्स पोल। 2 है पोल, दोनों साइड में सेंट्रियोल चले गए। कितने सेंट्रियोल, 4 है टोटल, 2 पोल पे आ गए। सेंट्रियोल डबल पहले ही हो चुके थे, तो सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स पोल। आ गया क्वेश्चन, कौन सी फेज में सेंट्रियोल मूव करते हैं, प्रोफेज में करते हैं। और उनको जोड़े रखने वाली स्ट्रक्चर क्या है, स्पिंडल फाइबर। तो सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स पोल। कोई समस्या, बस डायग्राम दिमाग में घुसा दो, इसी से क्लियर हो रही है बातें। एक और वर्ड में इसी डायग्राम में बता दूं, एक कंप्लीट क्लियर। तो स्टार्ट जब प्रोफेज हुआ तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं दिख रहा, ऑर्गेनल्स भी दिख रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख रही है। ये जो डॉट लिखा है ना बेटा, ये है न्यूक्लियोलस, इसी को बोला जाता है न्यूक्लियोलस, ये भी दिख रहा है आपको। सेंट्रियोल के 2 ग्रुप है, लेकिन उनमें से क्या निकल गई, एस्ट्रल रेज, और बन गए क्या, स्पिंडल फाइबर। इन तीनों को मिला करके बेटा जी एक वर्ड यूज करते हैं, माइटोटिक स्पिंडल एपैरेटस। माइटोटिक समसूत्री तरकू उपकरण, माइटोटिक स्पिंडल एपैरेटस, ये भी इसी फेज में बनना स्टार्ट हो जाएगा। 3 वर्ड है, तीनों को कंबाइनली क्या नाम दिया, माइटोटिक स्पिंडल एपैरेटस। तो माइटोटिक स्पिंडल एपैरेटस में 3, एपैरेटस वर्ड का मतलब ग्रुप होता है बच्चों, किसी चीज का मिलकर 2-3 चीजें आती हैं उसमें कम से कम। इस एपैरेटस में 3 नाम है, मेन सेंट्रियोल, उससे निकली हुई रेज, एस्ट्रल रेज। एस्ट्रल रेज ही ग्रोथ करके क्या बना देगी, स्पिंडल फाइबर, हिंदी में तरकू तंतु। स्पिंडल फाइबर को मैं क्या नाम दूंगा, तरकू तंतु। ये धागे जैसे स्ट्रक्चर बेटा जी क्या है, तरकू तंतु।
तो इसका बनना माइटोटिक स्पिंडल एपैरेटस भी असेंबल कहां होगा? प्रोफेज में होगा। ये प्रोफेज में असेंबल होना स्टार्ट हो जाता है। यही सेंट्रियोल आगे वाली जब स्टेज में देखोगे तो कहां चले गए बच्चों? पोल पर चले गए। और ये बीच में धागे ही कौन है? स्पिंडल फाइबर। फाइनली बस ये इसमें आगे तो मेन कंडीशन तू कर ले पहले, अपन तो बाद में देख लेंगे। हाँ, पहला कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन गूंथ गए, क्रोमोसोम बन गए, या क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस और अनटेंगल टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मटेरियल कौन है? क्रोमेटिन है, उसी से क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गया। लेट प्रोफेज तक आते आते 4 नाम याद रखो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब तो रहेगी नहीं, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस, चारों डिसअपीयर। आ गया प्रोफेज। सेंट्रियोल फाइनली मूव टुवर्ड्स पोल, सेंट्रियोल दोनों पोल पर जाके अरेंज हो गए और वो एपैरेटस बन गया। बाकी जो इवेंट होंगे वो अगली फेज मेटाफेज में स्टार्ट होंगे, वहां क्रोमोसोम और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब बेटा जी क्वेश्चन मेरे याद आ रहा है, लास्ट अपन वो कर लें। देखो कैसे स्टेज से कनेक्टेड एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन लिखियो, पूछ लेते हैं कई बार। एस स्टेज से कनेक्टेड क्रोमोसोम क्रोमेटिन वाला ही क्वेश्चन है। उसमें ये पूछा, एक साइड में दे दी अपने को जीवन फेज, यहां दे दी एस फेज। जीवन एक साइड में कौन सी है? जीवन से आगे कौन आएगी? एस फेज। जीवन में आपको बोल दिया क्रोमोसोम 46 है, अपनी सेल है, अपनी डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम 46 है। और यहां आपसे बोल दिया डीएनए की अमाउंट 2C है। देखो फिर बात करता हूं। जीवन फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46। स्टेटमेंट में गड़बड़ है क्या कुछ? क्या जीवन में क्रोमोसोम होते हैं? कौन होता है? क्रोमेटिन। लेकिन क्वेश्चन में अगला क्रोमोसोम लिखेगा, मैं इसको भी बता देता हूं। और डीएनए अमाउंट कितनी है? 2C। लिखो फिर बात करें 2C का क्या होता है, क्या चेंज होगा। लिख ली थी बात। अब पहले देखो, फिर से वही बना रहा हूं मैं, इसको ऐसे लिख दिया मैंने G1 S G2, तीन ही फेज का खेल है, तीनों क्रोमेटिन। यहां डीएनए एक, यहां डबल, यहां डबल, वही चल रहा है। एस में ही हो गया था डबल तो। अब क्रोमेटिन, पहली बात क्रोमेटिन होता है क्रोमोसोम। फिर भी क्वेश्चन में आपको क्रोमोसोम लिखा मिलेगा, अगर क्वेश्चन में दे दे तो अपने को तो आंसर सोल्व करना ही है ना। क्रोमेटिन को ही क्या बोला हुआ है, बट टेक्निकली आपके दिमाग में ये बात क्लियर है कि सर इंटरफेज में क्रोमोसोम नहीं होते। तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है वो एक्चुअल में किसका नाम है? क्रोमेटिन को उसने क्या बोल दिया वहां? क्वेश्चन है, अगले में दिया तो सोल्व करोगे आप। बट हमारे दिमाग में क्लियर है कि सर वो एक्चुअल में क्रोमोसोम नहीं, वो तो क्योंकि क्रोमोसोम तो आप कहां से बनाना स्टार्ट करोगे? प्रोफेज से, डिवीजन में आएगा क्रोमोसोम। लेकिन कह दिया क्रोमोसोम कितने, मतलब वो क्रोमेटिन कितने हैं? 46। डीएनए 2C और C ये फिक्स रखो। C का मतलब अगर अपनी कोई हैप्लॉइड सेल है बच्चों, हैप्लॉइड सेल में अगर डीएनए पूछूं तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा C से। अगर सेल डिप्लॉइड है तो मैं उस डीएनए को रिप्रेजेंट करूंगा 2C से, बोला जाता है। जैसे हैप्लॉइड को क्या बोलूंगा? N, कितने क्रोमोसोम? 23। डिप्लॉइड को क्या बोलूंगा? 2N। हैप्लॉइड सेल का डीएनए C, डिप्लॉइड का, ये फिक्स वर्ड इनके लिए यूज किए जाते हैं। तो ये जैसे ये सेल है, ये रिप्रेजेंट मैंने किसको किया? डीएनए। ये समझने के लिए अलग से क्वेश्चन में C2C मिलेंगे, कुछ मत लिखो, सुनो। N हैप्लॉइड, 2N डिप्लॉइड, कितने क्रोमोसोम? 23, कितने? 46। इसमें डीएनए C, मैंने C लिखा। किसी सेल में C डीएनए है तो दिमाग में घुस जाएगा कि वो सेल क्या है? हैप्लॉइड है। अगर डिप्लॉइड है तो डीएनए भी 2C होगा। अब देखो यहां अगले ने कहा जीवन फेज में क्रोमोसोम वो एक्चुअल में क्रोमेटिन है, और डीएनए कितना? क्योंकि सेल कैसी है? एस फेज में क्रोमोसोम कितने होंगे और डीएनए कितना होगा? क्रोमोसोम
और मौका है, सोचो, लगाओ भेजा, कभी कभी लगाओ। क्रोमोसोम की नंबर सेम और इंक्रीज, डबल। ये रहा, आ गया। देखो मोथो, क्रोमेटीन ही क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्रोमोसोम ही लिखा हुआ है, क्रोमेटीन ही, लेकिन आपके दिमाग में क्लियर है कि वो क्रोमेटीन है। क्रोमेटीन यहाँ 46, मैंने 46 मान लिए। डीएनए 2C, एस में क्रोमेटीन 46, डीएनए 4C। बात भेजना में घुसीगे, जब G1 से S में जाओगे नंबर ऑफ क्रोमेटीन सेम रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमेटीन को ही क्रोमोसोम बोल दिया, सेम, बट डीएनए डबल। तो इसको मैंने 2C बोला है तो ये 4C हो गया। बात समझ में आई? 2 अनडिप्लॉयड सेल का डीएनए 2C, तो यहां डीएनए 4C। क्लियर? ये बेटा जी क्वेश्चन खूब पीछे मिलेंगे, अपन इनको सोल्व भी कर लेंगे जब क्वेश्चन मैंने सोल्व करेंगे। तो जी फेज में क्रोमोसोम 46, डीएनए अमाउंट 2C, देन एस फेज में कैलकुलेट किया, एस फेज में आपका आंसर आया क्रोमोसोम अभी 46, बट डीएनए डबल हो गया, कंटेंट ऑफ डीएनए जस्ट डबल, और उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा और C से। तो G1 से जब आप S फेज में जाओगे, S का मतलब ही सिंथेसिस है, किसका? तो डीएनए डबल करो ना, 2C है तो S फेज में जस्ट क्या हो गया? डबल। बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो एक्चुअल में क्रोमोसोम नहीं है, जो कौन है? क्रोमेटीन है, रिमेन कांस्टेंट और सेम। अब कुछ भी देके पूछ सकता है, कोई भी एग्जांपल किसी भी सेल का। मैंने कुछ सेल के आपको क्रोमोसोम नंबर लिखाए भी थे, ये तो हमने ह्यूमन के रेफरेंस में बात कर ली। ओनियन, प्याज सिलेबस में है 16, टूवन है 16। ओनियन में यहां लिखे मैंने 16, यहां लिखा, मैं C लिख नहीं सकता। अगर सेल डिप्लॉयड है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2C ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ C लिख दूं तो आप दिमाग में क्लियर कर लेना कि C का मतलब तो सेल सर हैप्लॉइड ही होगी। तो यहाँ 20 है, यहाँ 2C है, तो यहाँ भी 20 रहेगा, लेकिन यहाँ तो S फेज में क्रोमोसोम नहीं बढ़ेंगे बालकों, S फेज में केवल डीएनए डबल होगा। क्रोमोसोम मानने किसकी बात हो रही है? क्रोमेटीन। बट क्वेश्चन में आपको क्या दे देगा अगला? क्रोमोसोम। बाकी हमारे माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि इंटरफेज में क्रोमोसोम होते ही नहीं, वहां तो कौन होते हैं? क्रोमेटीन। वैसे मत करना, गलत है सर क्वेश्चन, छोड़िए है, मैं तो क्या पता बोनस मिल जाए, न्यूट वालों ने गलत डाल दिया, कुछ गलत नहीं डाला, वो क्वेश्चन के लिए वर्ड क्या यूज कर लेते हैं? क्रोमोसोम। इन जनरल ये वर्ड आता है। तो डीएनए को डबल करो बट क्रोमोसोम की नंबर सेम रखो, किसमें? एस फेज में। बात भेजे में घुसी, कब क्रोमोसोम डबल कब होंगे फिर? एनाफेज, याद आया? एनाफेज में दो अलग अलग हो गए, तो इसी को अगर मैं एनाफेज की बात करूं तो 46 से 92, और डीएनए वहां कितना ही चलेगा, डीएनए एक ही बार डबल होगा, क्रोमोसोम भी एक बार डबल होंगे, एनाफेज। वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। आज बच्चों अपन ने जी नोट से स्टार्ट किया था, जी नोट ऑल्सो कॉल्ड क्विसेंट फेज। अब सर G1S G2 आई थी, जी नोट क्या आ गई? तो जी नोट का मतलब शांत प्रावस्था है, ऐसी प्रावस्था जिसमें डिवीजन, कोई विभाजन, कोई लेना देना नहीं, सब दूर दराज से, इसमें डिवीजन नहीं होगा। लेकिन सेल मेटाबॉलिकली, अरे कोई भी जिंदा सेल है ना, अगर मैंने लिविंग बोल दिया मतलब मेटाबॉलिकली, चाहे वो आरबीसी क्यों ना हो क्यों, लेकिन उसमें न्यूक्लियस, फिर भी आपका क्वेश्चन था तो आपने आंसर दिया हाँ लिविंग है। सीव ट्यूब लिविंग है बट न्यूक्लियस, क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्टिव, क्योंकि जरूरत पड़े तो काम में ले सकते हैं। सस्पेंडेड हो गई सेल साइकिल से, हमने इसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि अगर सारी सेल डेली डुप्लीकेट होती, डबल होती, डिवाइड करती तो हम डेली बढ़ते रहते, बट ऐसा नहीं होता। तो मैक्सिमम सेल इस जीवन से बाहर निकल गई, और बच्चों जब बाहर आ गई तो वो डिवाइड नहीं करेगी, डिवाइड वही करेगी जो साइकिल के अंदर रहेगी। बाहर भी जीवन से आ रही, बाहर आने को आपने एग्जिट बोल दिया या उसको सस्पेंडेड, ज्यादा से सस्पेंडेड, सस्पेंड का मतलब जब रिक्वायरमेंट हुई वापस अंदर बुला लो, फिर डिवाइड कर दो। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हार्ट सेल, नर्वस सेल, ये बेटा जी परमानेंट बाहर चली गई, कभी भी एंट्री नहीं लेगी। और प्लांट की जो परमानेंट सेल है, नाम परमानेंट है, गई बाहर, टेम्पररी है, जब जरूरत पड़ी तो फिर से सेकेंडरी ग्रोथ कर देगी, एंटर कर जाएगी। अब हमने बताया
कि G1 फेज को हमने कंसिडर कर दिया कैसे, डिटरमाइनिंग फेज ऑफ सेल डिवीजन। G1 ही वो फेज है जो डिवीजन को क्या करेगा, निर्धारित करेगा कि डिवीजन हो या ना हो। ये G1 डिटरमाइन करती है। कैसे, तो G1 की जो सेल है या तो डिवाइड करेगी, या तो अगर डिवाइड करती है तो उसको किस में रहना पड़ेगा, सेल साइकिल में, तो इसमें G1S G2M चलता रहेगा। अगर डिवाइड नहीं करता है तो हमने उसको सेल साइकिल से बाहर निकाल दिया, सस्पेंडेड फ्रॉम सेल साइकिल, और वो किस में आ गई, G0 में आ गई। तो G1 से बाहर निकली और किस में आ गई, G0 में आने का मतलब अब वो डिवाइड, अब वो साइकिल से बाहर जा चुकी, उसको हम G0 फेज कहते हैं। अब कहां से बाहर निकलती है, इसका भी क्वेश्चन था दोस्तों, कंफ्यूजिंग था। तो निकलेगी बाहर G1 से, G1M के एंड ऑफ M, एंड ऑफ M का मतलब कौन आ गया, वहां से बाहर निकाल दो। कुछ में भी बोला है G1 के लास्ट में भी आती, बट ज्यादा थी M के बाद में। G1 से सेल एग्जिट हो गई, सस्पेंड हो गई। फिर अपन ने बोला कुछ क्वेश्चन टाइप दे दिए कि मैक्सिमम साइटोप्लाज्म कब बना, G1 सबसे लॉन्गेस्ट फेज थी। आरएनए प्रोटीन सब में बने, केवल एक देना हो तो G1, बाकी प्रोटीन सब में बनता है, वो आरएनए से ही बनता है। हिस्टोन प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड कब बने, क्योंकि हिस्टोन खुद S में, तो उसकी तैयारियां कब हो गई, G1 में। ठीक ऐसे डीएनए बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड कब बने, क्योंकि डीएनए S में बनेगा तो उसे बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड पहले ही बन जाएंगे। ऐसे ही आपसे पूछा आगे M फेज आ गई बच्चों। M फेज में अपन डिवीजन की बात करेंगे, ड्यूरेशन 1 घंटे है, सेल डिवीजन इसमें होगा। इसको ड्रामेटिक फेज बोल दिया, सबसे ज्यादा ड्रामा यही होते हैं, वो सारे नाटक यही होंगे। कभी ऑर्गेनल्स आएंगे, कभी जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, हटेगी, फिर आएगी, क्रोमोसोम बनेगा, फिर धागे बन जाएंगे, मतलब सारे ड्रामे यही चलते हैं। तो मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल, क्यों, बिकॉज डिसअपीयर एंड रीअपीयर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, क्रोमेटिन भी आएगा जाएगा, सारे चलते रहते हैं। इसके दो पार्ट थे, कैरियोकाइनेसिस हो, पहले हम इसकी बात करेंगे जिसमें कौन डिवाइड होगा। 4 फेज आगे थे, सबसे लंबी प्रोफेज, सबसे छोटी एनाफेज। इन चारों में भी कोई क्लियर कट बाउंड्री मैं ये नहीं बता सकता कि हाँ एग्जैक्ट प्रोफेज खत्म होगी, लो गुरुजी यही प्रोफेज खत्म हुई है, अब कौन चालू होगी, ये मेटाफेज यहाँ खत्म होगी, अब चालू एनाफेज, ये खत्म फिर ऐसा क्लियर नहीं होता। जब माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं तो साइंटिस्ट एक आइडिया ही लगाते हैं कि भाई क्रोमोसोम बन गए तो क्या है, प्रोफेज है, क्रोमोसोम मोटे ताजे हो गए तो मेटाफेज है, क्रोमोसोम डिवाइड हो गए एनाफेज है, फिर धागे बन गए टेलोफेज है। ये जस्ट एक आइडिया लगता है। क्यों आइडिया लगता है, क्योंकि सेल साइकिल एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। ऐसे नहीं कि प्रोफेज के बाद रुक गई तो तुम पता लगा लो हाँ प्रोफेज है, फिर रुक गई, मेटाफेज है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हम बस इनके बीच की कोई स्पष्ट विभेदन हम नहीं कर सकते कि प्रोफेज कहां खत्म हुई, मेटाफेज कहां से स्टार्ट हुई। अब पहला पॉइंट उठा लिया, प्रोफेज फर्स्ट फेज है, सबसे लॉन्गेस्ट है। इसको समझने के लिए 2 डायग्राम मैंने बना दिए, स्टार्ट की प्रोफेज और लास्ट की प्रोफेज। ये खत्म हो रही है प्रोफेज, मतलब कौन चालू हो रही है, मेटाफेज। शुरुआत में कोई ज्यादा चेंज नहीं आते, पुरानी सी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख रही है, पर मेम्ब्रेन है तो काय का डिवीजन है, होगा आगे आगे होगा। फिर यहाँ सेंट्रियोल वो दिखे, क्रोमेटिन 2 सेंट्रियोल 4 दिखे, इनके साइड में रेज निकली, एस्ट्रल रेज, वो धागे क्या कहलाए, स्पिंडल फाइबर। इन तीनों को मिला के बोल दिया माइटोटिक स्पिंडल apparatus। यहां बनना स्टार्ट हो गया, ER गोल्जी बॉडी सब दिख रहे हैं। जैसे जैसे प्रोफेज अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचा, इसने अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, ER कहीं नहीं है, गोल्जी बॉडी गायब, न्यूक्लियोलस गायब, और ये जो क्रोमेटिन थे वो कंडेंस होके क्या बन गए, क्रोमोसोम। देन बेटा जी जो सेंट्रियोल थे मूव टुवर्ड्स पोल, पोल पर आ गए, और इन्हें कनेक्ट करने वाला कौन, स्पिंडल फाइबर, तरकु तंतु, ये सारे चेंजेस इसमें आए। तो इसमें हमने क्या लिख दिया, इसमें अपन ने लिख दिया कि भाई सबसे मेन क्रोमेटिन का कंडेंस, अनटेंगल्ड, सुलझना स्टार्ट हो गए, खुल गए, खुल के वो क्या दिखे, क्रोमोसोम बनने लगे, और ये चारों यहाँ क्या हो गए, डिसअपीयर। सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स पोल, सेंट्रियोल ने पोल की ओर मूवमेंट क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। सारे इवेंट किसके हैं, प्रोफेज के। कल बेटा जी रिमेनिंग मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस, कल हम माइटोसिस को पूरा कंप्लीट करेंगे, परसों उसके क्वेश्चन आऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।